नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रांतीय नागरिकता के बारे में दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है दोस्तों। ये चर्चा में क्यों है दोस्तों। तो प्रांतीय नागरिकता की संकल्पना यानी कि जो अवधारणा है वो अकादमिक और नीतिगत बहसों में तेजी से उभर रही है दोस्तों। विशेष करके झारखंड, जम्मू कश्मीर और असम जैसे राज्यों में उनकी जो डोमिसाइल नीतियां हैं उन राज्यों की, उसमें प्रांतीय नागरिकता की अवधारणा तेजी से उभर रही है दोस्तों। ठीक है। इसकी बढ़ती लोकप्रियता यह संकेत देती है कि राजनीति में अधिक बहिष्कारी और देशज रुझान बढ़ रहे हैं, जो एक मान अखिल भारतीय नागरिकता के संवैधानिक आदर्श को चुनौती दे सकते हैं दोस्तों। तो क्या हो रहा है दोस्तों कि जैसे कि ये राज्य है एक, और ये पूरा इंडिया है। ठीक है। क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर आ रहा है तो उनके लिए जो राज्य के नेटिव पीपल हैं वो चुनौतियाँ खड़ी कर रहे हैं दोस्तों। वहाँ की जो राज्य सरकार है वो वहाँ पे ऐसे इस तरीके से नियम, जो नीतियाँ हैं वो इस तरीके से लागू कर रहे हैं जिससे कि उनके जो राज्य के जो लोग हैं उन्हें फ़ायदा मिले, और जो विदेशी मतलब बाहरी पीपल हैं अदर स्टेट के, उन्हें नुकसान हो इस चीज़ से। ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पे ये चर्चा का विषय बना हुआ है दोस्तों। ठीक है। आगे बात करते हैं तो प्रांतीय नागरिकता है क्या दोस्तों। तो प्रांतीय नागरिकता एक विशिष्ट भारतीय राज्य से, है ना दोस्तों, ये विशिष्ट भारतीय एक स्पेसिफिक स्टेट से संबंधित होने की एक अनौपचारिक राजनीतिक रूप से निर्मित धारणा है। यह मूल निवासी राजनीति से उभरती है, जो मूल निवासी स्वदेशी, स्थानीय या भूमिपुत्र होने के विचार से जुड़ी है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों कि एक विशिष्ट राज्य है कोई, ठीक है दोस्तों, तो उसमें ये अवधारणा उत्पन्न होती है, तो उस देश का जो मूल निवास, उस राज्य का जो मूल निवासी है या स्थानीय निवासी है, उसे भूमिपुत्र भी कहते हैं। तो इस अवधारणा से जुड़ी हुई है, यानी कि सन ऑफ द सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं इसमें दोस्तों। सन ऑफ द सॉइल। ठीक है दोस्तों। तो यह संविधान का हिस्सा नहीं है दोस्तों। ठीक है, लेकिन राजनीति में इसका इस्तेमाल स्थानीय लोगों को विशेष अधिकार देने के लिए किया जाता है। यह अनुच्छेद 11 के तहत एकल भारतीय नागरिकता की संवैधानिक गारंटी को चुनौती देता है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद अपने हमारे अनुच्छेद में 5 से लेकर 11 तक में नागरिक अधिकार दिए गए हैं दोस्तों, जो पूरे संपूर्ण भारतीय वर्ष के सभी नागरिकों पर लागू होते हैं दोस्तों, है ना। लेकिन जो प्रांतीय नागरिकता है दोस्तों, ये इन सभी पे खतरा है दोस्तों। इनको इनको चुनौती देती है दोस्तों, क्योंकि प्रांतीय नागरिकता के स्पेसिफिक स्टेट के बारे में बात करती है, जबकि जो अनुच्छेद संविधान में अनुच्छेद दिए गए हैं 5 से 11, ये हमारे संविधान में भारतीय नागरिकता की बात करते हैं, यानी कि संपूर्ण नागरिक, संपूर्ण देश के संपूर्ण नागरिकों की बात करते हैं, एकल नागरिकता की बात करते हैं, किसी स्पेसिफिक स्टेट की बात नहीं करते दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो प्रांतीय नागरिकता की मांग में वृद्धि के कारण। आइए देखते हैं दोस्तों कि इसमें डिमांड क्यों उठ रही है इस बात को लेकर कि हमें प्रांतीय नागरिकता चाहिए, है ना दोस्तों। तो सबसे पहला कारण ये बताया गया यहाँ पे दोस्तों कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा। इसमें बात करते हैं दोस्तों, तो स्थानीय लोगों को डर है कि प्रवासी उनकी नौकरियां और संसाधनों तक उनकी पहुंच छीन लेंगे। प्रांतीय नागरिकता ऐतिहासिक रूप से बहिष्कृत समुदायों को मान्यता प्रदान करती है और बड़े पैमाने पर प्रवासन से उत्पन्न जनसांख्यिकीय दबाव का मुकाबला करती है दोस्तों। इसमें क्या बताया गया है दोस्तों कि जो स्थानीय लोग हैं, ये इस बात से इन्हें संदेह रहता है कि जो प्रवासी होते हैं उनकी नौकरियों को खा जाएंगे दोस्तों, उनके संसाधनों को असीमित, जो उनके जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे उनको भी कम कर देंगे दोस्तों। क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई भी स्टेट या अदर स्टेट का व्यक्ति किसी स्टेट में जाता है तो वो खाली वो अकेला नहीं जाता है दोस्तों, उसके साथ साथ कई लोग भी जाते हैं, उसके बीवी बच्चे भी जाते हैं। अगर वो भी नहीं जा रहे हैं तब भी वहाँ पर जो स्टेट का रिसोर्स, इस स्टेट का जो रिसोर्स है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो सब इस राज्य के व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा। इससे जो यहाँ के जो नेटिव पीपल हैं उनको नौकरियों लेने में कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं दोस्तों। तो इस बारे में बात करिए दोस्तों। अगला पॉइंट बताया गया है दोस्तों, सांस्कृतिक चिंता। तो प्रवासन से भाषा, परंपरा और सांस्कृतिक एकरूपता को खतरा उत्पन्न होता है दोस्तों। प्रांतीय नागरिकता का उद्देश्य स्वदेशी समूहों की संस्कृति और भूमि की रक्षा करना है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों कि इस राज्य में
यहाँ से कोई लोग आदमी आया तो खुद आदमी अकेला नहीं आता, यहाँ की संस्कृति लेके आएगा दोस्तों, यहाँ की भाषा लेके आएगा, है ना, यहाँ की परंपरा लेके आएगा दोस्तों। तो ये परंपरा यहाँ पे भी वो लागू करेगा दोस्तों। इससे क्या होगा, यहाँ की जो परंपरा है उसमें ये घुल मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि यहाँ की जो सांस्कृतिक एक रूपता है उसको खतरा उत्पन्न होगा दोस्तों। साथ ही साथ अगर वो यहाँ से आता है तो दोस्तों भूमि भी खरीद सकता है, यहाँ की ज़मीनें अमीनें हैं, यहाँ पे प्लॉटिंग कर सकता है। तो वहाँ इस वजह से वहाँ की जो भूमि है उसको भी मतलब कि जो नेटिव पीपल उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा ये दोस्तों। ठीक है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों राजनीतिक शून्यता, क्योंकि कानून केंद्र ने कोई कानून नहीं बनाया इस पर दोस्तों, तो इस रूप से भी यहाँ पे चिंता का विषय बन जाता है दोस्तों। ठीक है। आगे बात करते हैं तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर क्या टिप्पणी करी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो केस था वो सुनंदा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1995 का था दोस्तों। तो इसमें क्या किया था दोस्तों कि इसमें जो राज्य थी वहाँ आंध्र प्रदेश था, उन्होंने जो एक कोर्स था जिसका नाम था स्नातकोत्तर चिकित्सा, इस पर क्या किया था दोस्तों कि यहाँ पर जो नेटिव पीपल थे उनको 100% आरक्षण दे दिया था दोस्तों। अब ये मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने इसे रद्द कर दिया दोस्तों। ठीक है, क्योंकि उन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण से योग्यता और दक्षता को समझौता नहीं होना चाहिए दोस्तों। ऐसे ही दूसरा एक केस और आया दोस्तों, डॉक्टर प्रदीप जैन बनाम भारत संघ मामले का। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जन्म स्थान और निवास के आधार पर आरक्षण 16(2) आर्टिकल 16(2) के तहत एक प्रथम दृष्टया मतलब फर्स्ट एविडेंस असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे जो न्यायिक मामले थे इनके बारे में चर्चा करी हमने दोस्तों। आगे बात करते हैं तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1995, इसने भी इस बात प्रांतीय नागरिकता पर बात करी है। तो इन्होंने कहा है कि अधिवास बहिष्करण राष्ट्रीय एकता को नष्ट करता है। संवैधानिक ढांचा नागरिकता को एकीकृत राष्ट्रीय अवधारणा के रूप में मान्यता देता है, जिसका विनियमन नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत किया गया। यह ढांचा मौलिक अधिकारों के माध्यम से नागरिकों को गैर भेदभाव और देश के भीतर स्वतंत्र गतिशीलता की गारंटी भी प्रदान करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो संवैधानिक ढांचा में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक सिटीजनशिप की राइट दिए गए हैं दोस्तों। प्लस इसी के साथ आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीली मूव, और वहाँ पे कहीं भी व्यक्ति जा सकता है भारत के अंदर, इस बात की गारंटी कर दी गई है दोस्तों। जबकि जो प्रांतीय नागरिकता है वो इस बात इन दोनों को चुनौती देता है दोस्तों, है ना। ये बात करी गई दोस्तों पुनर्गठन आयोग के द्वारा। आगे बात करते हैं तो इसमें जुड़ी चिंताएं क्या हैं दोस्तों। तो चिंताएं, पहली नागरिकता का विखंडन है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, स्त्रीकृत पहचान बनाकर एक समान भारतीय नागरिकता के विचार को कमजोर करता है दोस्तों। स्त्रीकृत पहचान का मतलब यहाँ पे दोस्तों ये होगा कि यहाँ पे जैसे कि ये हो गया हमारा सेंटर, ठीक है, केंद्र हो गया ये, मतलब कि केंद्र सरकार। यहाँ पे ये हो गई राज्य सरकार है। ठीक है, तो यहाँ की नागरिकता अलग होगी, इनकी नागरिकता अलग होगी। इससे क्या होगा दोस्तों, इसमें एकल भारतीय नागरिकता का जो विचार है उसको कमजोर करेगा दोस्तों। ये बात करिए। दूसरा बात करते हैं तो संवैधानिक तनाव के बारे में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निवास आधारित नियम, जो निवास आधारित नियम होते हैं वो रोजगार, शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच को सीमित करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये अनुच्छेद 14, 15, 19 और 16 को चुनौती देते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रवासियों का बहिष्कार। आंतरिक प्रवासियों को मेजबान राज्यों में नौकरियों, आवास, शिक्षा, कल्याण तक पहुंच के लिए संघर्ष करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही मूल निवासी राजनीति का उदय, भूमिपुत्रों के आंदोलनों, बाहरी शत्रुता और क्षेत्रवाद को प्रोत्साहित करता है दोस्तों। ये जो प्रांतीय नागरिकता है ये भूमिपुत्रों के आंदोलनों, बाहरी शत्रुता और क्षेत्रवाद को प्रोत्साहित करता है दोस्तों। ठीक है, न्यायालयों को निवास और आरक्षण नीतियों से जुड़ी भारी मात्रा में मुकदमों का सामना करना पड़ता है, जिससे पहले से ही बोझिल न्यायपालिका पर और अधिक भार का सामना करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि न्यायालय पहले से ही अपने जो उनके केस हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं, इसलिए उसे ये और बोझ संभालना पड़ता है दोस्तों। आर्थिक मंदी की बात करें तो प्रवासी श्रमिकों पर प्रतिबंध लगाने से कार्यबल की गतिशीलता कम हो जाती है, जिससे उत्पादकता और शहरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है दोस्तों। ठीक है, राज्य की स्वायत्तता और राष्ट्रीय नागरिकता के बीच संतुलन बनाने हेतु किन सुधारों की आवश्यकता है। अधिवास पर संसदीय विधान
ने सिफारिश की थी कि आदिवासी नियमों को उचित संसदीय विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि राज्य मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण न करना या राष्ट्रीय नागरिकता के मूल अधिकारों को सीमित करना। प्रवासी सुरक्षा को मजबूत करना दोस्तों, कल्याणकारी लाभों को पोर्टेबिलिटी के को केवल खाद्य सामग्री तक सीमित न रखते हुए स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास, रोजगार तक विस्तार किया जाए दोस्तों। तो इसमें क्या बताया गया दोस्तों कि इसमें जो संतुलन इन प्रांतीय नागरिकता और एकल भारतीय नागरिकता के बीच संतुलन बनाने की बात करी गई है दोस्तों। तो इसमें बताया गया जो प्रवासी सुरक्षा है उसको मजबूत करें। किस तरीके से मजबूत करें? जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड है, यहाँ तक सीमित ना रहते हुए उनकी जो स्वास्थ्य सेवा है, शिक्षा है, आवास है, रोजगार है, इस इन सभी पर विस्तार किया जाए। किस माध्यम से? जैसे कि श्रम पोर्टल है, इस पर इन सभी चीज़ों को मतलब नोटिफाई किया जाना चाहिए, जिससे कि सामाजिक सुरक्षा जो कि सामाजिक सुरक्षा को सक्षम बनाता है दोस्तों। अगला पॉइंट है संतुलित संघवाद। राज्यों को निवास आधारित लाभों के लिए सीमित अधिकार दिए जाएं, ठीक है, लेकिन यह सुनिश्चित भी किया जाए कि अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों के नागरिकों को वंचित ना करे दोस्तों। ठीक है, ये भी बात करिए दोस्तों। चुनाव आयोग की निगरानी। तो विदेशी राजनीति को रोकने के लिए भूमि पुत्रों के चुनावी अभियानों को विनियमित करना, इन्हें रेगुलेट किया जाए दोस्तों। ठीक ठीक है। पार्टी मान्यता और वित्त पोषण नियमों में समावेशी सुरक्षा उपायों को शामिल करना चाहिए दोस्तों। तो इसमें जो एकल भारतीय नागरिकता जैसे जो नियम है उन्हें भी समावेश करना चाहिए दोस्तों। आगे है दोस्तों तो जन जागरूकता एवं समावेशन। शहरी अर्थव्यवस्थाओं में प्रवासियों के योगदान को उजागर करने वाले अभियान शुरू करने चाहिए दोस्तों। ठीक है। विदेशी द्वेष का मुकाबला करना चाहिए, सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। निष्कर्षतः हम कहते हैं दोस्तों कि प्रांतीय नागरिकता स्थानीय असुरक्षाओं को पूरा कर सकती है, लेकिन भारत की एकता, समानता, बंधुत्व को खंडित करने को जोखिम उठाती है दोस्तों। ठीक है। संविधान तथा सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10, ये असमानताओं में कमी की बात करता है दोस्तों। तो इसके मार्गदर्शन में भारत को एक राष्ट्र एक नागरिकता के सिद्धांत की पुनः पुष्टि करनी चाहिए। विविधता की रक्षा करते हुए सभी नागरिकों के लिए समावेशिता सुनिश्चित करनी चाहिए, चाहे वे कहीं से भी आते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा टॉपिक दोस्तों। तो आप लोग इस प्रश्न को करिएगा दोस्तों। मेंस का क्वेश्चन है, देखो, भारत में प्रांतीय नागरिकता की अवधारणा का मूल्यांकन कीजिए और संविधान के तहत राष्ट्रीय एकता और समानता के लिए इसके निहितार्थ पर चर्चा कीजिए दोस्तों। एक हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी है दोस्तों जो 2021 में आया था दोस्तों। तो उसमें बताया गया था कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। दूसरा, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तीसरा, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी दूसरा और तीसरा। तो सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। तो सही उत्तर है दोस्तों केवल 1। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें दोस्तों।